अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और आज हमारे प्रोग्राम का आगाज़ आप देख रहे होंगे, मेरे बाजू पे ये स्याह पट्टी बंधी हुई है। ये एक एहतजाजी हमारा जेस्चर है तमाम सहाफ़ियों का इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज एहतजाज की कॉल दी है, और तमाम दूसरी सहाफ़ी तंजीमों ने भी, जिसके मुताबिक आज पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है उस स्पीकर ऑर्डीनेंस और स्पीकर कानून के ख़िलाफ़, जिसको फेक न्यूज़ रोकने के लिए कौमी असम्बली ने, सेनेट ने और हुकूमत ने वो नाफिज कर दिया है, जिस पे सहाफ़ियों का मौक़िफ़ ये है कि टीवी चैनल पर काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए पैमरा कवानीन पहले ही मौजूद हैं। अब ये पीका के आने से और इसके आने से ना सिर्फ ये कि पैमरा कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकेगी, बल्कि पीका कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकेगी। और पीका के कवानीन जो हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सवालिया निशानात हैं सहाफ़ी तंजीमों के, जैसा कि उसमें फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तारी होगी, और गिरफ़्तारी के बाद अगर आपको उस केस में सज़ा हो जाती है फेक न्यूज़ के, तो उसके बाद आपको अपील का हक़ डायरेक्ट आइनी कोर्ट में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान में कानून का गलत इस्तेमाल की वजह से जो खौफ है वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सहाफ़ी तंजीमों की और सहाफ़ती इदारों की अपनी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, सहाफ़ियों की और एंकर्स की अपनी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है, इस पर एक पूरी डिबेट इस मुल्क में पिछले 12 साल से चल रही है। जब से इस मुल्क में 5th जनरेशन वॉरफेयर का आगाज़ किया गया किसी ख़ास मकसद के लिए, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो है हमारी आज का, ये मैंने आपको बताया इसकी वजह। और हमारी आज की अहम खबर ये है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार है, और 19 फरवरी से यहाँ पे शुरू हो रही है, जिसका आज अनाउंस भी किया लाहौर स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके ये बताया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम तकरीबन तैयार है, और उसका इफ्तिताह 7 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। और कराची का स्टेडियम जो है उसका इफ्तिताह 11 फरवरी को होगा, वो सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब करेंगे, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है। बहुत अच्छा ये जेस्चर होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम टीमों को और उनके अहदेदारान को दावत दी गई है इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए। काफ़ी सारे मेहमान पाकिस्तान में आएंगे, टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं बहुत सारे मैचेस की, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये पाकिस्तान में खेला जाएगा। लोगों को एक तफरी मुयसर आएगी, और पाकिस्तान में जो सियासी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर वक्त सिस्टम चलता रहता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम पड़े रहते हैं, उससे हमारी जान कुछ दिनों के लिए छूट जाएगी। और हम सियासत के अलावा भी कुछ किसी और बात पे बात करेंगे। तो सियासत की बात हुई है तो हमारी आज की टॉप स्टोरी सियासत जो है कि माइनस इमरान खान, क्या पीटीआई कबूल होगी हुकूमत को या हाइब्रिड निज़ाम को, इस पर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से, जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पे। और आप सुनिएगा उनका जवाब बड़ा दिलचस्प होगा इस बात पे कि क्या माइनस इमरान खान मुमकिन है या नहीं है, और क्या ये पीटीआई ऐसी कबूल होगी या नहीं होगी। ये उनके मुखालिफ इमरान खान के सबसे बड़े वो क्या कहते हैं इस पर, ये हम आपको आज अपनी टॉप स्टोरी में बताएंगे। और हमारा आज का हॉट इशू MQ मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध उनसे नाराज़ है, क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सत्तार साहब रहनुमा पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और क्या वजह है कि वहाँ के जो शहरी वोटर्स हैं, शहरों के रहने वाले लोग हैं, वो 16वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अभी भी शिकायतें कर रहे हैं। MQM के कमज़ोर होने के बावजूद भत्ताखोरी ज़ोरों पे है, सीट क्राइम ज़ोरों पे है। कौन करवा रहा है, ये क्यों करवा रहा है, और बिलावल भुट्टो का जो खिताब था ताजरों के साथ, क्या वो धमकी आमेज़ था या नहीं था, और कराची के ताजर क्यों चाहते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ कुछ अरसे के लिए सिंध की वज़ीर आला बन जाएँ, और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह पंजाब के वज़ीर आला बन जाएँ। क्या पंजाब के लोगों से भी किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। ये हमारा आज का हॉट इशू है। और एडिटोरियल हमारा है इस्लामाबाद ना रहा, और ये क्यों है इस पे एक जमात इस्लामी ने पिछले हफ्ते कुछ डेटा दिया इस्लामाबाद में कि यहाँ पे कितनी भत्ताखोरी हो रही है, यहाँ पे क्राइम कितना हो रहा है, और यहाँ पे कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, और कितने यहाँ पे कच्चे वादियाँ हैं, और यहाँ पे लोगों की और ट्रैफिक की कितनी बुरी सूरत हाल है। और ये डेटा उन्होंने लिया कहाँ से, उन्होंने पाइड से ही लिया डेटा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स इस्लामाबाद का एक इदारा है रिसर्च का, उसने ये रिसर्च की है, और उसकी बुनियाद पर जमात इस्लामी ने अपनी ज़ाहिर सियासत के लिए किया है। लेकिन उन्होंने कुछ तो शहरी लोगों के लिए काम किया, बाकी सियासी जमातें इस पर क्यों नहीं बोल रही, इस पर हम आज का अपना एडिटोरियल करेंगे। और सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी, माइनस खान पीटीआई कबूल,
क्या इस पर बात हो रही है कि नहीं। और हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पे और उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो मुज़ाकरात कर रही थी हाल ही में। ये शायद आज रात 12 बजे तक वो कमेटी मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ये जो बात चल रही है मुज़ाकरात की, आपने भी सुनी है, हम सब सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। आप बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करते रहे, हालांकि आपको एक हॉक समझा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, लेकिन आप चाहते थे कि मुज़ाकरात हों। अगर ये पुरखुलूस तरीके से आप भी चाह रहे थे, इरफान सिद्दीकी भी चाह रहे थे, हुकूमत भी चाह रही थी, फिर ये क्यों नहीं हो रहे? और सारा इल्ज़ाम आप PTI पे कैसे दे सकते हैं? जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो दोबारा ऑफ़र की है, आप कह रहे हैं कि आज रात 12 बजे तक वक्त है, आना है तो आ जाएं। इसके पीछे क्या हिकमत है? क्या 12 बजे के बाद, अगर कल परसों 2 दिन बाद वो आते हैं, तो आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे? नहीं, आज रात या आज के वक्त की बात तो इसलिए है कि बानी PTI इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी थी 31 जनवरी की। तो अगर वो डेडलाइन के अंदर अंदर ही इसको दोबारा रिवाइव कर दें तो मुनासिब बात है। लेकिन हम तो वो 2 दिन बाद या 10 दिन बाद भी अगर दोबारा मुज़ाकरात की बात करें तो हम तो उसके लिए तैयार होंगे। हम तो उस वक्त भी तैयार थे जब हम अपोजिशन में थे और हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और हमें तरह तरह के अलकाब और तरह तरह के जो है वो केस हमारे ख़िलाफ़ बनाए जा रहे थे। तो इसमें मुज़ाकरात के बारे में जो एक एक सियासी कारकुन के तौर पे माजी की बात, जो मेरी राय है वो ये है कि देखें, आप जो है वो सख्त हों या नरम हों, हॉक हों या नॉन हॉक हों, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन और जो है वो ट्रेजरी, हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ को आपस में जो है वो डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉग में नहीं जाना चाहिए। बड़े अपनी बात के ऊपर आप सख्ती से कायम रहें, अपनी बात को बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन एक तासुर जो है अवाम में भी है और उन लोगों में भी है जो कुछ चीज़ों को जानते हैं। वो समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। 3 अतराफ हैं यहाँ पे, तिकोन है एक, जिसमें एक आप 2 कंपोनेंट हाइब्रिड हुकूमत के हैं और एक PTI का है। इन तीनों का आपस में एतमाद नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। और तासुर ये भी दिया जा रहा है ख़ास तौर पे PTI की तरफ से, कुछ उनकी क़यादत की तरफ से आजकल, कि उनके जहाँ पे मुज़ाकरात होने चाहिए वहाँ उनके राब्ते हैं और वहाँ बातचीत हो रही है। तो आपके साथ जो बज़ाहिर मुज़ाकरात हैं ये फिर बज़ाहिर ही हैं, इसके पीछे कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है और ये सारा कुछ ऑप्टिक्स हैं, लोगों को किसी चीज़ के पीछे लगाए रखने का एक तरीका है, ऐसा ही है? नहीं, देखें, नहीं अबसार साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहरहाल उसमें ख़राबियाँ, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, वो आप बिल्कुल हम उनको डिस्कस भी कर सकते हैं, हमें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इज़ देयर नॉट ए पार्लिमानी जमहूरी सियासी निज़ाम? हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं रह रहे। इसमें हिस्ब इख्तलाफ है या नहीं है, हिस्ब इक़्तिदार है या नहीं है, पार्लियामेंट में दोनों अतराफ साथ बैठते हैं या नहीं बैठते। क्वेश्चन आवर से लेके आप चले जाएं कॉल इंटेंशन नोटिस तक और लेजिस्लेशन तक और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तक, वहाँ पे कौन सा मरहला है कि जिसके ऊपर आपस में जो है वो गुफ्तगू नहीं होती। एक आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो उठाना हो तो उसके ऊपर भी जो है, भले आप स्पीकर चैम्बर में बैठ के बात करें, आप बात मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो फिर इसमें मुज़ाकरात से है, तो फिर मुज़ाकरात एक कंपोनेंट और भी है, तो फिर जो हाइब्रिड है, डायलॉग से क्यों उनका, डायलॉग से क्यों उनका नहीं, उस इसलिए कि वो कह रहे हैं कि ताकत किसी और के पास है और हमारे उनसे राब्ते बहाल हैं और हम उनके साथ बातचीत करें, हुकूमत से क्यों करें जब हमारी बात ही नहीं मानती है हुकूमत, क्योंकि इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बात एक आ रही है। देखें जी,
आज इनके राब्ते हैं नहीं हैं, बहाल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, मुझे नहीं पता। जब ये एक पेज पे थे, हम तो उस वक्त भी इनको कहते थे कि जी हम अपोजिशन है, हमारे साथ आए बैठें, मुकदमे हमारे ख़िलाफ़ आप बना रहे हैं, बेशक बनाते रहें, लेकिन आए बैठें, हम आपके साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार हैं। हम इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं, जिनके ऊपर दोनों को मिल के चलना चाहिए, जिनके ऊपर एटलीस्ट इत्तफाक होना चाहिए, हम उनके ऊपर बात करने को तैयार हैं। तो चलें उसी के ऊपर कर लें। बाकी जो मसला इनका वहाँ से हल होना है वो वहीं पे हल करवाते रहें, लेकिन हमारी बात ये सुन लें कि वहाँ से हल होना नहीं है। बाकी इनकी मर्जी है, अगर इन्होंने किस्मत आजमाई करनी है तो कर लें। हल वो भी शायद हमारे रास्ते ही होगा, जब भी होगा, और गुफ्तो शनीद से या डायलॉग से ही होगा। डायलॉग के बगैर, टेबल पे बैठे बगैर कोई मामला हल नहीं होना। आप कैसे हल करवा सकते हैं इनका मामला उनके साथ? नहीं, देखें, ये आसमान पे बैठे हैं ना, नीचे उतरे ना। ये पहले तो इस हकीकत का इदराक करें यहाँ पे, ये क्या करें तो आप समझेंगे कि ये आसमान से उतर के नीचे आ गए हैं। नहीं, वो तो आपको पता नहीं है कि 26 नवंबर के हवाले से इनके क्या ख्यालात थे, ये उस दिन क्या करना चाहते थे। तो अब 8 फरवरी भी आ रहा है, ये उस दिन क्या समझते थे कि क्या हो जाएगा। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम तो 8 फरवरी भी आ रहा है ना, बंद कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, राब्ता खत्म कर देंगे पूरे पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद भी हम आएंगे, इस्लामाबाद भी आएंगे। वो तो फिर वही रास्ते पे चल रहे हैं। तो चलें फिर, ठीक है। फिर अगर इनको 24 और 26 नवंबर को समझ नहीं आई, और उससे पहले अगर तो ये 9 मई के बाद ही समझ जाते, तो फिर 24 और 26 नवंबर ही ना आता। और अब अगर इनको 26 नवंबर को और 24 नवंबर को भी समझ नहीं आई, तो चलो ठीक है, फिर 8 फरवरी को आगे देख लेंगे। नहीं तो फिर मैंने जिस दिन इन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी थी, मैंने नहीं सियासी अदम इस्तेकाम, फिर आप मुझे बताएं कि जब एक कोई इस बात पे तुला हो तो फिर उसका क्या किया जाए उसका। फिर जब इन्होंने 24 नवंबर कर पा रहे, आप एक हाइब्रिड हुकूमत हैं, मतलब मुल्क का पूरा निज़ाम एक तरफ है और पीटीआई एक तरफ है और हैंडल नहीं हो पा रही, इसमें तो किसको बंदा इल्ज़ाम दे। नहीं तो जब ये हुकूमत है उस वक्त क्या निज़ाम था? यही निज़ाम था उस वक्त भी, हाइब्रिड ही था। निज़ाम तो इस मुल्क में एक ही है ना। निज़ाम जो है वो इस मुल्क में अगर आप 1950-51 से ले लें तो आज तक निज़ाम तो एक ही है। ऐसे ही एक दूसरे को हम ताने देते रहते हैं कि जी वो आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। एक ही तरह से मामला जो है वो चल रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने चलाए हैं 4 साल। फिर उनकी मान लें, फिर हम भी उसी तरह से चला रहे हैं। 1951 में दादा आया था, आज पोता लगा हुआ है, बात तो आपकी ठीक है, मैं मानता हूं। तो फिर उनसे कहें कि कर लें फिर वही। नहीं तो फिर मामला ये है कि जब इन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी थी, ग़ालिबन आपके प्रोग्राम में या किसी जगह मैंने बात की थी कि ये गलत कर रहे हैं, इसमें ये बुरी तरह नाकाम होंगे, और नाकाम होने के बाद ये कमज़ोर होंगे, इनकी बात में ताकत ख़त्म हो जाएगी, और ये कम से कम 1 साल ही फिर इस पोजीशन में आ सकेंगे। इनको चाहिए कि आज कहा था बैठ के बात करें। उस वक्त मैंने नहीं, मुझे आप एक सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर भी हैं, और आप बहुत समझदार भी हैं। मुझे ये बताएं कि आपने ये बात इन्हें कही और इन्हें समझ नहीं आई, बार बार वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही या वो समझते कि उनका रास्ता सही है? इन्होंने पता क्या किया था? अगर कमजोर हुए होते तो फिर उन्होंने ये काम 8 फरवरी का कह दिया। जी नहीं, बात ये है कि इन्होंने उसके जवाब में, इनका एक सोशल मीडिया जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे बांग्लादेश की जो है ना वो अपना वो जो वीडियो थी वो मुझे भेजी। तो मामला ये है कि ये उन ख्यालात से उतर के हकीकत की दुनिया में आएंगे तो फिर बात आगे होगी ना। ये तो अभी उसके ऊपर आ ही नहीं रही है।
अब भी ये समझते हैं कि जी हम 8 फरवरी को पूरे मुल्क में मोटरवेज बंद कर देंगे, हाईवेज बंद कर देंगे और इस्लामाबाद का आगे गिराव कर लेंगे। भाई ठीक है, फिर अगर आप में इतनी ताकत है तो फिर आप कर लें। फिर तो आपको किसी से भी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, ना हमारे साथ मुज़ाकरात की जरूरत है, ना किसी और के साथ मुज़ाकरात की जरूरत है। फिर छोड़े आप मुज़ाकरात को, तो फिर डायलॉग को छोड़े, फिर आप ये काम करें। आपके ख्याल में वो ये कर नहीं पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अबसार आलम साहब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इनकी ये हालत ही नहीं है, इनको पता नहीं। अब देखें ना, देखें, मैं तो एक सियासी वर्कर हूं, तो मैं थोड़ी बहुत नज़र रखता हूं। इनकी पार्टी का ये हाल ही नहीं है। यानी देखें, मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट तो मासेस में होती है। पार्टी के जो लोअर लेवल है वहां से होती है। इनमें वो कंडीशन ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो देखिए, पार्टी की आदत उन्होंने बदल दी। वो पार्टी की आदत और थी, वो आते थे यहाँ पे, वो रास्ते से गायब हो जाते थे, यहाँ आके गायब हो जाते थे और फिर चले जाते थे। उन्होंने पार्टी की आदत बदल दी है। आलम साहब में सदर बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं जी अब जो है ना हार्ड लाइनर आया है और हार्ड लाइनर उड़ा के रख देगा यहाँ पे सब कुछ। सुन ले, हार्ड लाइनर उड़ा के रख देगा। अबसार आलम साहब, आप तारीख के तालिब इल्म भी हैं और आप अपने अंदर एक इनकलाबी रूह रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप 3-3, 4-4 घंटे करें पार्लियामेंट में तकरीरें। आप पार्लियामेंट में बैठ के जो है वो हर किस्म की जो है वो अपना फैसिलिटी भी इंजॉय करें। तनख्वाह भी आपको थोड़ी लगे और तनख्वाह को भी आप जो है वो 2 गुना और 3 गुना करें। उसके बाद शाम को आप जो है वो 10-10 टॉक शोज़ करें और वहाँ पे गुफ्तगू करें और उसके बाद आप कहें कि जी मैंने इनकलाब लाना है। इनकलाब इस तरह से आते हैं। इनकलाब तो अफसार साहब इस तरह से आते हैं कि पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। नहीं, वो उसकी मंजूरी भी दे दें और उसके बाद आप कहें कि इनकलाब तो वो तो फिर ये क्या है? तो फिर राणा साहब मुझे ये बताएं, एक तालिब इल्म को जिसकी रूह, एक तालिब इल्म को जिसकी रूह आजकल जिसकी इनकलाबी रूह आजकल बड़ी हाइब्रिड सी हुई है, उसको बताएं फिर ये क्या हो रहा है, फिर ये कर क्या रहे हैं? देखें, मामला ये कि इनकलाब जो लोग लाते हैं या जिन लोगों ने इनकलाब दुनिया में लाया, उनको तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं। उनको तो पता ही उस वक्त लगता है जब इनकलाब जो है वो बरामद हो जाता है। तो इस तरह से देखें, इनकलाब के दौरान अगर तनख्वाह बढ़ गई तो क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ करते हुए जब आपने टॉक शोज़ भी करने हैं, आपने तकरीरें भी करनी है, आपने जो करना है उसका 10 दिन 8 दिन पहले ऐलान भी करना है, तो इस तरह से इनकलाब नहीं आते। या तो ये इनकलाबी तरीक़ाकार अपना लें, पार्लियामेंट से बाहर जाएं, बाकी चीज़ों से बाहर जाएं और जाएं अपनी जदोजहद करें। 10, 15, 20 साल बाद जब कामयाब होंगे तो फिर आ जाएं सीधे होके। अच्छा, क्या ये मुमकिन है? एक तासुर है जमहूरी निज़ाम में, नहीं सुन ले, अगर इन्होंने पार्लिमानी जमहूरी जदोजहद करनी है तो उस जदोजहद करने का फिर ये तरीका नहीं है कि जी आज हमने इस्लामाबाद का घेराव करना है, कल को हमने मोटरवेज ब्लॉक करनी है, उसके अगले दिन हमने हाईवेज ब्लॉक करनी है, उसके बाद फिर हमने जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है और ऐलान कर रहे हैं आप कोई तकरीबन 1 महीना पहले। तो क्या बात है फिर? अच्छा, क्या ये एक अगर वो इनको 1 महीना बाद ये सारा कुछ करने थ्योरी है? अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके पीछे कुछ सॉलिड एविडेंस भी है। वो ये है कि बाहर बैठे कुछ लोग जो अपने यूट्यूब की कमाई के लिए, डॉलर इकट्ठे करने के लिए, और कुछ पीटीआई की लीडरशिप जो पाकिस्तान के अंदर है, वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए वो नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए। वो खान साहब को पंप करते हैं कि आप जो है ना ये इनकलाब और इसी ट्रैक पे चलते रहें और अंदर रहें ताकि बाहर हमारा हलवा चलता रहे। क्या ये आपको लगता है ये तासुर दुरुस्त है? ये खाली ये खान साहब का अपना ही लाइन ऑफ एक्शन यही है जो वो ले रहे हैं? नहीं, देखें, खान साहब जो है वो ठीक है, इस साइड का भी जिनका आपने जिक्र किया उनकी भी इसमें कोई ना कोई
किसी हद तक कंट्रीब्यूशन कोई 15, 20, 30% हो सकती है, लेकिन ख़ान साहब का अपना भी जो है वो तरीक़ाकार या सोच ऐसे ही जो है वो मामलात से या ऐसे एडवेंचरिज्म से मिलती जुलती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि ख़ान साहब को कोई मजबूर किया जा रहा है या ख़ान साहब को कोई बिल्कुल ही किसी ने जो है वो वर्गलाया हुआ है। नहीं, उनमें अपने अंदर भी ये सोच है। फिर ठीक है, फिर लोग जो बात करने वाले होते हैं, को हो सकता है कि लोग कोई अदर साइड बात भी करते हों, उनको ये कहते हों कि जनाब ये ना करें, इस तरह से नुकसान होगा, हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ ये लोग बैठे हों, ये लोग ज़्यादा उनको जो है वो असरअंदाज होते हैं उन पर, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ख़ान साहब को आप बिल्कुल इस चीज़ से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि चलें इस पे से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन क्या खान साहब वैसे माइनस हो रहे हैं सियासत से? और क्या जो इस वक्त उनका और उनकी पार्टी का एक जो अग्रेसिव स्टांस है, जिसमें मुजाहरे 8 फरवरी आ रहा है, फिर अब 26 नवंबर के बाद, तो इसमें खान साहब को मिलेगा कुछ नहीं, वो जेल के अंदर ही रहेंगे और पार्टी उनकी और ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? आपको ऐसे ही लगता है ये? देखें, उनकी कामयाबी से मुतल्लक तो मुझे सिर्फ शक नहीं, यकीन है कि वो तो मुमकिन नहीं है। इन हथकंडों, इन तरीक़ों और इस स्ट्रेटजी के साथ, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर उनकी जमात जो है वो अमल कर रही है। लेकिन जहाँ तक माइनस होने का तल्लुक़ है, नहीं, माइनस नहीं हो सकेंगे वो। माइनस लोग इस तरह से नहीं होते। हाँ, इस तरह से पिछले 70 साल आप देख लें, अगर माइनस होना होता तो फिर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो माइनस हो चुके होते, बेनज़ीर माइनस हो चुकी होती, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो जाते। ये इस तरह से ये तरीका माइनस करने का है ही गलत। इसके ऊपर अब अगर कोई अमल करना, मेरा तो नहीं ख्याल कोई अमल कर रहा है या किसी को करना चाहिए, लेकिन माइनस वाली बात जो है ना, उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, इतनी आपने ईमानदारी से ये बात की है, एक सही पॉलिटिकल वर्कर और लीडर की तरह। तो हमारे इस वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हमारे आज के हॉट इशू का, और हमारा आज का हॉट इशू इसलिए हॉट है कि कराची में बहुत ये इशू हॉट हो चुका है और MKM मुराद अली शाह जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उनसे शायद नाराज़ है या वो इनसे नाराज़ है। हुआ ये है कि वहाँ एक ताजरों की मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब से, जो वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और वहाँ एक ताजर हैं, ताजर रहनुमा अतीक मीर, काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने ये कह दिया कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को आप यहाँ सिंध भिजवा दें और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को आप कुछ अर्से लेके पंजाब ले जाएं, जिससे वहाँ एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। और फिर उस पर सिंध के एक तर्जमान खातून का बयान आया कि ऐसे बयानात तो पैसे दे के दिलवाए जाते हैं और कह के दिलवाए जाते हैं, फरमाइश पे दिलवाए जाते हैं। जिसके बाद हुआ इत्तफाकन ऐसे कि उन्हीं अतीक मीर साहब ने एक बयान दिया फौरी तौर पे, जिसमें उन्होंने खूब तनकीद की नवाज शरीफ साहब पे भी, शहबाज शरीफ पे भी और मरीम नवाज़ पे भी, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हुकूमत करते हैं, इनको तो हुकूमत ही नहीं करना आती। और उसके बाद से ये मुसलसल चल रहा है। और अब इसमें MQM के बारे में शर्जील मेमन साहब जो सूबाई वज़ीर हैं और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी MQM को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि MQM को तो हमारे साथ हमेशा शिकायतें रहती हैं। हमें ज्वाइन किया फ़ारूक सत्तार साहब ने, जो रहनुमा हैं MQM के, और उनसे बात करेंगे कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बयान दिया है कि ताजरों को शिकायत है, अगर जो लगता है कि ताजरों को शिकायत है कराची के, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारे पास आएँ, हम आपकी शिकायतें दूर करेंगे। और जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह कहा है, जो MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा ताजरों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो का रवैया धमकी आमेज था और कराची में आज भी रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है। बिलावल को ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम्स पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक सिस्टम है वहाँ चल रहा है कराची में, सिंध में, जिस पर बात करेंगे। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं मुर्दा सियासत हो गई है MQM की, उसको जिंदा करने के लिए आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं वो? मेरे ख्याल में मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ।
शर्जील मेमन के लिए भी, और जो भी ये समझता है कि एमक्यूएम की सियासत मुर्दा हो गई। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। मेरे ख्याल में वो एमक्यूएम को अगर वाकई में ख़त्म करना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो 15 साल उनके पास काफ़ी से ज़्यादा थे, अब तो 16 साल, ये चौथा मुसलसल 5 साल का टेन्योर है जो उन्हें मिला है। पहले कायम अली शाह थे, फिर मुराद अली शाह। और अफसार आलम मुझे ये बताएं कि इन 15-16 सालों में क्या सिंध के शहरों में रहने वालों का जो एक पीपल्स पार्टी एक मुखालिफ सेंटीमेंट रुझान है, और उसकी एक तारीख़ भी है, कोटा सिस्टम भी है। उस ज़माने मुमताज़ भुट्टो जब वज़ीर आला थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, तो एक लैंग्वेज बिल था, फिर यहाँ लसानी फसादात, तो बहुत सारी बातें हैं। फिर उसके बाद एमक्यूएम ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर की पहली हुकूमत को छोड़ा, फिर हमने एजिटेशन किया, फिर नसीरुल्लाह बाबर का एक दौर आया, उसके बाद मिड 90s। देखिए, माजी में अगर हम ना जाएँ और मौजूदा हालात की बात करें, तो मौजूदा हालात में 16वां साल तो है सिंध में पीपल्स पार्टी का, तो यही उनकी कामयाबी की दलील भी है ना। उनको किस सियासी जमात ने वहाँ पे चैलेंज किया? बल्कि कराची में आपका मेयर होता था कम से कम, या आपका बड़ा उसमें होल्ड होता था नेशनल असम्बली की सीटों पे, प्रोविंशियल असम्बली की सीटों पे, मेयर भी आपके बहुत दफ़ा रहे हैं। अब तो मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। जमात इस्लामी भी कामयाब नहीं हो सकी, एमक्यूएम भी नहीं हो सकी, तो पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है, देखिए काम कर रही है, तो बढ़ रही है ना। जमात इस्लामी एमक्यूएम और शायद पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादातर कॉमन है, जो कि 80-85% है। पीपल्स पार्टी का ईमानदारी की बात है, जो वोट बैंक है 15 ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगा अगर कराची में हुआ भी तो। अच्छा, उस 20% पर अपना मेयर लाना, ये उस बात का गम्माज है कि उनकी पॉलिटिक्स लोगों के दिलों को जीत कर नहीं, लोगों के वोट लेकर नहीं। आप टर्नआउट देख लें ना, एमक्यूएम ने तो बॉयकॉट किया हल्का बंदियों में जो धांधली हुई। आप मुझे बताएं कि सारे इंतखाबात के हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन करे, और जो बल्दियाती है वो सूबाई असेंबली, सूबाई टर्नआउट क्या बात करेंगे, देखिए टर्नआउट क्या बात करेंगे, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो एमक्यूएम के लोग जो जीतते हैं उनका टर्नआउट क्या होता है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में? देखिए मेरी बात सुने, अगर हम ये एक दूसरे से इस तरह क्रॉस करेंगे ना, तो बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब देते हुए बड़ा टाइम लग जाएगा। किस्सा मुख्तसर है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जितना है वो सब जानते हैं, और उसको बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने 15,000 का हल्का बनाया यूसी का अपना वोट का, हमारा 90,000 का। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, अनइवन था। तो जाहिर है कि हम 6 सीटें अगर निकालें तो हम 1 सीट निकालें तो उनकी 6 निकलती। हमने बड़ी समझदारी से जमात इस्लामी को देखे, उनकी भी पग जमात इस्लामी के चौधरियों के सर पे तो नहीं सजी ना। वो तो तय था कि भाई इस मरतबा ये कराची को जो कॉलोनी बनाने का उनका ख्वाब है वो अपना मेयर ला के पूरा कर लेंगे। लेकिन चले अगर मेयर ले भी आए तो अब तो हम उस मेयर के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जो एमक्यूएम का आईनी तरमीमी बिल है उसे 27वां आईनी तरमीमी बिल बनाए, सारी जमातें तैयार हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, और आए उसको इख्तियार दे अपने मेयर को। और लड़काना, नवाबशाह, ठट्टा, दादू, मतलब बात पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करे। लोगों 50,000 स्कूल का हिसाब कैसे वज़ीर आला देंगे? 30,000 अरब रुपए 15-16 सालों में मिले उन्हें, 2,000, और वो भी 7वें कौमी मालियाती कमीशन में जो एक इजाफी इंक्रीमेंटल रकम मरकज़ से मिल रही है। मरकज़ के पास अपने काम चलाने के लिए उतने वसाइल नहीं जितने सूबों को चले गए, उसमें सिंध को भी कई गुना जो है इसका फ़ायदा हुआ। ये 30,000 अरब कहाँ चले गए 16 सालों में? और फिर वो हिसाब देते ना, मैंने तो कहा ना कि भाई वो हिसाब देते आप ताजिरों को कि हमने 30,000 अरब में से कराची को इतना दिया, हैदराबाद को इतना, शक्कर को इतना, ठीक है, दही इलाकों में इतना, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट बताते ना, अपना काम। 15-16 सालों में K4 का पहला मरहला मुकम्मल ना, वाटर बोर्ड आपने हड़प किया हुआ है, सूबाई तहवील में आपने मास्टर प्लान लिया हुआ है, KDA, LDA, MDA, ये सब आपके पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सारी खाली जमीनें आपके पास। फिर उसके बाद वाटर सीवरेज बोर्ड को कंपनी बनाई, वो आपने ले लिया। फिर उसके बाद आपने बिल्डिंग कंट्रोल को, कराची को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना लिया। ये सब करके अपनी जो मसनूई अक्सरियत है कि हर सेंसस में अपनी आबादी में जो है वो मसनूई इजाफा किया जाए और यहाँ की आबादी को कम किया जाए, वो तो इस मरतबा अल्लाह का करना होगा कि 5 साल बाद हुए। तो 2023 में हमने उनकी चोरी को पकड़ के दिया और थोड़ा सा हम 32% से 37%। फारूक साहब, ये बातें आपकी ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं। मसला ये है
कि आपके सारी अंदर जो बातें भी तो एमक्यूएम है के ना। अंदर ग्रुप्स हैं, फारूक सत्तार ग्रुप अलग है, खालिद मकबूल सिद्दीकी अलग है, मुस्तफ़ा कमाल अलग है, कामरान टिसोरी साहब वो खातून की तारीफ़ें किए जा रहे हैं जो अमेरिका से आई है, वो गवर्नर का जेब देता है कि इतने बड़े सूबे के गवर्नर हैं, वो कराची में इतने मसाइल हैं और वो इस बात पे कौम के नौजवानों को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि देखो अमेरिकी पासपोर्ट लेके आगे यहाँ पे वो बैठी हुई है और पाकिस्तान के नौजवान ने कारनामा कर दिया है, जैसे डीप सीक बना लिया है, कोई ऐप बनाता पाकिस्तानी उसकी तारीफ़ करती है। ये जब इस तरह की आप सियासत करेंगे, इस तरह के आपके दरमियान इख्तलाफात होंगे, तो फिर तो ज़ाहिर आपके मुखालिफिन सियासी फ़ायदा उठाएंगे और आप खाली यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में आके इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। अमली तौर पे अवाम के लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं करते इत्तेहाद आपस में? देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, अगर फ़र्ज़ कर लें एमक्यूएम के पास इंतज़ामी इख्तियार नहीं, एमक्यूएम के पास सूबे में जो है वो ज़ाहिर है कि कोई इंतज़ामी तौर गवर्नर पर आपका है, कोई इख्तियार, कोई वसाइल ऐसे और हैं आपके नहीं। बड़े दोस्त हैं वो। सुन तो ले, पूरी बात सुन तो ले। देखिए मेरी बात सुने ना, कामरान टिसूरी भाई ने तो अपने पल्ले से करोड़ों रुपए लगा के इत्मीनान हासिल किया है कि मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। देखिए एक बॉलर होता है ना, बहुत अच्छा बॉलर, अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई एक आध ओवर ऐसा आता है कि उसको भी चौके छक्के पड़ते हैं, किसी एक जगह वो फ्लंग हो जाता है, कोई उसका एक बैड डे होता है। बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, सारे पेपर अच्छे हुए, लेकिन एक पेपर में उसकी तबीयत ज़रा नासाज थी, वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, उसका पर्चा अच्छा नहीं हुआ। तो आप एक वाकया अगर ये अमरीकी खातून का अगर कामरान टिसूरी भाई का उठाकर इतना जो सोशल मीडिया पे इंतजार करते हैं लोग कि कामरान भाई एक गलती करे और उनके जो है वो अच्छे खासे मिजाज, तो चले गलती हुई मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये मान ली, आगे चले, आगे चले। इत्तेहाद का बताएं, इत्तेहाद का बताएं। देखिए आपने कराची के, सीधी बात है, कराची हैदराबाद के शहरी वोटर्स को आपने मायूस किया है, एमक्यूएम ने मायूस किया है। एमक्यूएम नहीं आपस में मुत्तफिक, आपकी लीडरशिप मुत्तफिक नहीं है। सफर जो कर रही है, आबादी कर रही है कराची और हैदराबाद की शहरी आबादी। नहीं, अफसर आलम भाई, आप इतने सीनियर साफी, आप थोड़ा सा इंसाफ करें। एमक्यूएम जो है वो अपने माजी के तासुर और अपनी कुछ खामियां गलतियां हैं और एक जबर रियासती उसके ऊपर भी कई सालों से रहा ना, तो उसका शिकार हुई और उसमें उसकी तकसीम भी हुई और किन हालात में फिर हमने गुजारा किया। और दोबारा ये जो मर्जर हुआ है उसमें अगर आपने कहा कि हमारी तकसीम या कोई इख्तलाफ है, तो देखिए अगर इख्तलाफ है ना, तो वो नाश्ते की टेबल पर हम उसको सेटल करते हैं, हम साथ बैठ कर नाश्ता करते हैं माशाल्लाह, दोपहर का खाना हम माशाल्लाह सब मिलकर साथ खाना खाते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर रात को भी हम एक साथ होते हैं। पाकिस्तान हाउस हैदराबाद, आप सारी लीडरशिप तो मिलकर खा रही है। अवाम का भी ख्याल करें ना, कराची और हैदराबाद के शहरी आबादी के लोग तो मारे गए वहाँ, तो इतने मसाइल का शिकार है। सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, बसें लेके आए हैं, अपनी तनख्वाह से अपना खाना खा रहे हैं। हमारे पास तो वसाइल ही क्या है जिसके ऊपर अगर आप कोई बात कर सकें। लोग पूरा मुल्क खा गए भाई, तनख्वाहें बढ़ गई हैं अब आपकी, पीटीआई के जमाने में 4 सालों में क्या तरक्याती काम हुए आप बताएं। K4 कहाँ हुआ? K4 हुआ, हमने कोई इख्तियार नहीं है बग़ैर उसके वसाइल के, हमने अपनी सियासत से, और हम उस डिसाइसिव पोजीशन में भी नहीं कि हम हुकूमत के साथ हों तो हुकूमत बने और अगर अपोजिशन के साथ जाए तो हुकूमत का तख्ता। पीपल्स पार्टी नंबर 2 पार्टी है जो PMLN के साथ है, वो उस पोजीशन में है कि वो अपने कार्ड्स खेलकर उनसे जो कुछ ले सकती है वो ले। मुझे आखिर में एक सवाल, हम 26 करोड़, एक बात, 26 करोड़ गैलन पानी इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हम दे रहे हैं, वापडा से, वाटर बोर्ड से लेके वापडा को दिया इंशाल्लाह 2026 में। IPPs को एंगेज करके 10 रुपया फी यूनिट हमने कम करा के हम वो लोगों को रिलीफ देंगे। और तीसरा 15 अरब की सड़कें जो हमें मिले हैं फंड्स, वो हम बनाएंगे, सड़कें सही करेंगे, 1 साल में टूट जाएंगी। अगर मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी जिनसे मैंने बात की, एंगेज किया कि वो सीवरेज सही कर दें, मैं रोड सही कर देता हूँ, विन विन सिचुएशन है, उनको भी लोग दुआएं देंगे, मुझे भी, वरना सियासत से लोग बेजार होंगे, तंग आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल तो सियासत से लोग बेजार होंगे, ठीक है, बेजारी से बचाने के लिए मुझे बताएं। मैं तो इस बात को मानता हूं, अभी जिक्र हुआ ना, अभी जिक्र हुआ कि भत्ता रोजाना मार लिया जा रहा है। बताइए, देखिए फारूक साहब, भत्ता लिया जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए आम आदमी को तो इन्हीं चीजों से फायदा होगा ना, कैसे रोकेगा? बहुत आसान है। एक तो ये कि जिसकी जिम्मेदारी हो उसको इख्तियार दें
और फिक्स कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यह है कि इख्तियार बधाई नजर आता है, मेयर का है, काउंसलर्स का है, वो गालियां खा रहे हैं लोगों की, वो इलेक्शन लड़ते हैं, नुमाइशी है। आप एम्पावर कर देना जैसे पूरी दुनिया में 50,000 स्कूलों के एक छोटा सा सवाल मुझे बता दें, लाड़काना के मेयर से लाड़काना के स्कूल का लूंगा, नवाब शाह के मेयर से नवाब शाह के लूंगा, कराची के मेयर और कराची के जो डिस्ट्रिक्ट के और टाउन के चेयरमैन होंगे उनसे उनका हिसाब लूंगा। तो एक पूरी दुनिया में मुरवज तरीका, चीन में जब वन पार्टी रूल मरकज में, लेकिन सूबों में, लेकिन नहीं जी भाई, इसलिए नहीं सुन रहा कि आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे ना, तो मैं भी नहीं सुनूंगा। आप बताएं। नहीं देखे ना, एक आखिरी सवाल, मुझे टाइम कम है ना, कि आप एमक्यूएम के पास तो अब वो इख्तियार, वो ताकत नहीं है, फिर ये भत्ताखोरी कौन कर रहा है कराची में? मैं तो ये कह रहा हूँ ना सिंपली कि ऑफिशियलाइज हो गया भत्ता। ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, वाटर बोर्ड, केडीए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप आके एक लेमैन की तरह आए और उसके बाद देखें, फिर मुझे बताएं और कि फिर वहां पर आपके साथ क्या हशर हुआ है, आप बताएं मुझे। आप खुद समझ में, सारे इदारे किसके पास है, सारे महकमे किसके पास है? 30,000 अरब का हिसाब दे ताजिरों को, सनतकारों को जो जमीनों पे कब्जे में, बताएं कि 100 हमने जमीनों के जो सनतकारों की थी, जो कि ताजिरों की थी, बिल्डरों की थी, हमने खाली कराई। ये काम करें, ना कि ताजिरों को धमकी दे। वो चुगली नहीं करते। मेरा हाल कोई पूछेगा, मैं अपना अहवाल बताऊंगा, और अगर वो आप एक्सपोज हो रहे मेरा हाल बताने से, तो वो आपका कसूर है। आपने क्यों मेरा ख्याल नहीं किया, क्यों मेरे शहर का ख्याल नहीं किया, क्यों यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि जिम्मेदारी शुक्रिया फारूक सत्तार साहब।